Good morning, dear students. We were discussing about the book Indian Economic Development. In the last video, we have seen how was the Indian economy at the time of independence. Now, we are going to start a new topic of this book, that is agriculture sector on the eve of independence. कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो स्वतंत्रता के समय किस स्टेज पर था, किस टाइप का था। तो सबसे पहले कहा गया है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी थी दोनों ही क्या थे, बिल्कुल लो थे, कम थे। प्रोडक्शन से मतलब होता है जो टोटल आउटपुट हमें मिल रहा था वो, और प्रोडक्टिविटी जब हम उसको एक एरिया के साथ जोड़ देते हैं कि पर हेक्टेयर लैंड, मतलब हमने वहाँ पे क्या कर दिया, उसको मतलब रिलेट कर दिया किसके साथ, लैंड के एक साइज के साथ। वेयर एज प्रोडक्शन में क्या होता है कि टोटल ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हो रहा था। तो प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों ही क्या थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी लो थी। तो हमें एक टेबल में भी दिखा रखा है कि प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें किलोग्राम में, ये दिया हुआ है पर हेक्टेयर, तो वीट कितना होता था 1947 में 660 किलोग्राम वीट होता था पर हेक्टेयर। वेयर एज इन 2016 एंड 17 में ये वीट कितना आ गया 3216 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो नियर अबाउट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि नियर अबाउट 5 टाइम्स का क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम विद राइस, राइस पहले कितना था हमारा 1947 में 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी थी, लेकिन 2016-17 तक आते आते वो प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई राइस की 2515, नियर अबाउट 4 टाइम्स के इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या बोला, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे इरिगेशन के तो कोई परमानेंट मीन्स तो थे नहीं हमारे पास, कनाल्स वगैरह, वेल्स वगैरह, कुछ भी ऐसा कि कुएँ वगैरह हो हमारे पास, या नहरें वगैरह सिंचाई के कुछ भी हमारे पास परमानेंट सोर्स नहीं थे। तो मेनली हम इरीगेशन के लिए किसके ऊपर बेस्ड थे, रेनफॉल के ऊपर। अब रेनफॉल क्या है, नेचुरल है, अच्छा रेनफॉल हो गया, गुड रेनफॉल हो गया तो हार्वेस्ट अच्छी होगी, अगर रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो हार्वेस्ट भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, कुछ नहीं कहा जा सकता था कि रेनफॉल कैसा होगा तो कैसी सिंचाई होगी और कैसा प्रोडक्शन होगा। डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो फार्मिंग की जा रही थी वो जनरली किसके लिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए फार्मिंग करना, ना कि कमर्शियल। कमर्शियल होता है मार्केट में बेचने के लिए, कोई मुनाफा कमाने के लिए कोई फार्मिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी। जस्ट फार्मिंग किस लिए की जा रही थी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो अगर वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ही नहीं होगा, कुछ बेचा ही नहीं जाएगा, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो मनी कहाँ से आएगी फर्दर फार्मिंग करने के लिए। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बैकवर्ड था और उसके साथ साथ पुअर्टी मेनली डोमिनेट कर रही थी, प्रधानता बनी हुई थी पुअर्टी की। क्यों? क्योंकि जब लोग कमर्शियल फार्मिंग ही नहीं कर रहे तो पुअर्टी तो आएगी ही आएगी। जब आप कुछ प्रोडक्शन ऐसा कर ही नहीं रहे कि आप मार्केट में सेल कर सको तो आप मनी कहाँ से अर्न करोगे। नेक्स्ट है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल। तो ये हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, ओनर्स ऑफ द सॉइल क्या कर दिए थे, जमींदारों को बना दिया था, और टीलर्स होते हैं जो किराए पे एक टाइप से उनसे ज़मीन लेके क्या करते थे, उसके ऊपर खेती बाड़ी किया करते थे। तो कहते हैं उनके बीच में क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो ओनर्स थे वो उनसे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रेंटल इनकम लगान चार्ज करते थे, जबकि जो टीलर्स ऑफ सॉइल को वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज करते थे रेंट, और उनके प्रोडक्शन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही उनको दिया करते थे, बाकी सारा हिस्सा खुद रख लेते थे। नेक्स्ट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। जो होल्डिंग्स थी मतलब खेती बाड़ी की जो ज़मीनें थी वो बहुत छोटी छोटी थी और फ्रेगमेंटेड, बिखरी हुई थी, कहीं एक टुकड़ा ज़मीन का इधर है, एक कहीं और है, एक कहीं और है। तो ऐसे टुकड़ों के ऊपर काम करना भी बहुत ज़्यादा क्या होता था, मुश्किल होता था। और ये चीज़ें हमने पढ़ी भी, एक जनरल सी बात है कि जब भी हम कोई चीज़ बहुत बड़े लेवल के ऊपर करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है, कम, और अगर हम बहुत छोटे छोटे लेवल पे करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है, हाई। तो वही चीज़ यहाँ पे थी, क्या थी कि आउटपुट क्या आता था, लो, और कॉस्ट क्या आती थी, हाई, क्योंकि ज़मीनें क्या थी, इधर की उधर बिखरी हुई थी। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, एक ट्रेंगुलर सिस्टम बना दिया था, रिलेशनशिप, जिसको क्या कहते थे, जमींदारी सिस्टम। उन्होंने जमींदारों को क्या कह दिया कि आप क्या ऑनर हो, किसके, सोइल के, और आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक फिक्स रेवेन्यू चार्ज पे करना पड़ेगा। और जमींदार के पास पूरा राइट था कि वो ज़मीन से कुछ भी, मतलब टिलर से कुछ भी काम ज़मीनों पे करवा सकते। तो अब जमींदार क्या करते थे, वो टिलर से क्या करते थे, फसलें वगैरह उगवाते थे, और टिलर्स को बहुत
कम वेजेस, वेजेस भी किस में, काइंड में, मतलब जो फसल उगाई है वही फसल का थोड़ा सा हिस्सा उनको दे देते थे और बाकी सारा हिस्सा क्या कर लेते थे, खुद रखते थे। तो टिलर्स तो बहुत ज़्यादा भुखमरी तक की स्टेज तक मतलब सहन कर रहे थे, और जो खुद थे वो जमींदार वो बहुत ज़्यादा ठाठ बाट की ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप की शोहरत भरी ज़िंदगी जी रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। धीरे धीरे क्या किया गया, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया गया। कमर्शियलाइजेशन फोर्सफुली किया गया, दबाव में बनवा के करवा के किया गया। किस लिए, इंडिगो, नील की खेती के लिए। क्यों, क्योंकि नील की खेती की ज़रूरत कहाँ थी, नील जो रॉ मटेरियल वहाँ से बनता था उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। कहाँ पे, ब्रिटेन में। क्या करने के लिए, कपड़ों को ब्लीचिंग, डाइंग वगैरह करने के लिए, टेक्सटाइल के डाइंग के लिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को क्या किया, फोर्स किया कि आप क्या करोगे, नील की खेती करोगे। के लिए वो उनको एडवांस पेमेंट देने लगे कि फार्मर क्या करेगा, बंधुभाव कर लो एक टाइप से, कि आप उसको पैसे दे दो। अब वो आपके पैसों के चक्कर में फंसा हुआ है कि उसने आपको पैसे चुकाने हैं, तो वो पैसे तो चुका नहीं सकता, हमें पता है वो गरीब है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि तू ये खेती कर, तो ही हम क्या करेंगे, हमारा पैसा हमें चुका पाएगा। लेकिन अब इससे दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि जो उन लोगों को मतलब पैसे दिए जा रहे थे, अब वो खेती कर रहे थे नील की, लेकिन घर में नील तो नहीं खाया जा सकता, तो उनको जो अनाज वगैरह चाहिए था, जो वो पहले खुद के खेतों से ही खेती कर लेते थे, अब वो अनाज तक भी उनको कहाँ परचेज़ करना पड़ता था, मार्केट में परचेज़ करना पड़ता था। और मार्केट में परचेज़ करने के लिए क्या चाहिए भाई, कैश चाहिए। लेकिन कैश कितना मिलता था, बहुत कम। तो इसलिए उनकी इंडेप्टेडनेस, उधार मतलब ऋण उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ता चला गया, और हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो गया था। तो अभी हमने ये जो सब कुछ पढ़ा, तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो सिस्टम था इंडिपेंडेंस के टाइम, वो बिल्कुल बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था। बैकवर्ड के लिए कुछ इन्होंने स्पेशल रीजंस दिए जो हमने पढ़ी हैं, उसी में से कि बैकवर्ड क्यों था एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोडक्शन लो था और प्रोडक्टिविटी भी लो थी। अनसर्टेनिटी की डिग्री बहुत ज़्यादा हाई थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेट कर रखी थी, और उसके साथ साथ जो हमारी होल्डिंग्स थी उनका साइज़ क्या था, स्मॉल था, और वो होल्डिंग्स फ्रेगमेंटेड थी। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन होता है रुका हुआ, जो कहीं पे भी नहीं बढ़ता, मतलब उसमें कोई भी ग्रोथ के साइंस दिखाई नहीं देते, तो वो उसके रीज़न क्या थे, कहते हैं एक तो क्या था, जो ओनर्स और टेलर्स ऑफ सॉइल थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा गल्फ था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश राज में जो ट्रायंगुलर सिस्टम, जमींदारी सिस्टम था, उसकी वजह से था। और जो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया था इंडिगो की खेती के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेंट बनाए हुए था। ओके स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। इसमें एक पॉइंट आपको यहाँ पे एक अलग से दिया हुआ है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट, कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट आया हमारे एग्रीकल्चर पे। तो कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला इंडिया के पार्टीशन का। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो इंडिया को कितनी पॉपुलेशन मिली टोटल 82%, लेकिन एग्रीकल्चरल एरिया कितना मिला, सिर्फ 65%। और उसके साथ साथ जो बहुत हाई प्रोड्यूसिंग एरियाज थे जैसे वेस्ट पंजाब, पश्चिमी पंजाब और सिंध का एरिया, वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में, जिसकी वजह से क्या हो गया, फूड का क्राइसिस, फूड की कमी देश में काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। ओके स्टूडेंट्स, this was the complete view of agriculture sector on the eve of independence. In the next video we will study about the industrial sector on the eve of independence. Thank you students.